हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो है यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है और काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना बजट बनाती है, जिसके अंदर वो एस्टिमेट करती है कि हमारे पास जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर इतनी रिसीट होगी और इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये जो बजट है ये हमें बताता है कि जो प्रीवियस 1 ईयर था उसके अंदर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है और नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्रोग्राम और पॉलिसीज क्या रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है। और 1 फेब जो है इंडिया के अंदर जब फिनांस मिनिस्टर जो है एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करता है। तो जब गवर्नमेंट का बजट जो है उसके ऊपर जो प्रोग्राम मतलब जो फोकस होता है, क्योंकि एक तो होता है कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है और जिसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है वो होता है प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है उसको हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं कि रेवेन्यू एस्पेक्ट जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीट्स कौन से सोर्सेज हैं जहां से रिसीट्स मिलेगी, जहां से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट होता है कि गवर्नमेंट का ये नेक्स्ट ईयर के अंदर ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, इतना खर्चा गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट बजट जो है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, कि जो फाइनेंशियल ईयर आना है उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी जो है बताता है, ताकि हम उस जो ऑब्जेक्टिव है उसको ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के साथ अचीव कर सकें। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट है, हाई रेट ऑफ जीडीपी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, reallocation of the resources, provision of the public goods, redistribution of income and wealth, employment opportunity, economic stability, जिसको वन बाय वन करके we will understand। तो सबसे पहले है हाई रेट ऑफ जीडीपी। देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का होता है कि हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर जो ग्रोथ है हाई रेट से होनी चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से हाई रेट ऑफ जीडीपी अचीव करती है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है लोगों, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो जिससे लोगों को इनकम जनरेट होती है, इकोनॉमी के अंदर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और जीडीपी जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे जो हाई रेट ऑफ जीडीपी है तो यहाँ पे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी किस तरह से इंक्रीज करती है, किस तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो प्राइवेट मतलब किस तरह से जो पब्लिक होती है किस तरह से उनको इंसेंटिव्स दे के इंड्यूस करती है कि वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें। और सेकेंड है, देखो, हाई रेट ऑफ जीडीपी सरकार जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है और उसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी इंड्यूस करती है, जो पब्लिक है उसको मोटिवेट करती है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे। सेकेंड है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो गवर्नमेंट जो है बताती है कि हमने जो रिसोर्सेज हैं किस ढंग से एलोकेट करना है, कि जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है और सोशल वेलफेयर है उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो है वेलफेयर इंक्रीज करना चाहती है
और जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, क्योंकि वो उन्हीं एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जो पब्लिक होती है, जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलता है। बट सरकार को होता है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ करना है, तो सरकार इस ढंग से रिसोर्सेज़ को एलोकेट करती है ताकि जो गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है और जो सोशल वेलफेयर है, उनके बीच में जो है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो पब्लिक होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो वहाँ पे सेटअप करता है जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होता है कि रीजनल इम्बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। हर स्टेट जो है उसके अंदर ये नहीं है कि विलेजेस जो है उनके अंदर कोई ग्रोथ ना हो, या कुछ क्षेत्र ऐसे हो जाए जो ज़्यादा डेवलप है। तो यहाँ पे वो रीजनल ग्रोथ बैलेंस तरीके से चाहती है। तो जैसे जो मतलब विलेजेस होते हैं या टाउन्स होते हैं, वहाँ पे अगर यूनिट सेटअप किए जाते हैं, तो वहाँ वहाँ पे काफ़ी सारी टैक्स एग्जम्पशंस होते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ पे लिबरल टैक्स लॉ के द्वारा जो रीजनल ग्रोथ है करते हैं कि जो बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे भी यूनिट एस्टैब्लिश होनी चाहिए। और उसी तरह बैकवर्ड रीजन के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए जाते हैं ताकि वो जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हो, तो वो जो है ट्रेड साइकिल पैदा करते हैं, जिनको हम बूम और डिप्रेशन के जो साइकिल्स होते हैं, जो इस तरह से अकर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह के जो ट्रेड साइकिल्स हैं होते हैं। तो ये जो है बेसिकली बूम है और ये जो है डूम है। और उसी तरह क्या होता है कि ये जो है बेसिकली मतलब रिसेशन है, ये डिप्रेशन है, उसके बाद ये रिकवरी है। तो यहाँ पे बजट जो है इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाती है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंट्री एज ए होल। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट की जाती है। और आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर एवरी स्टेट टू प्रिपेयर द बजट एंड प्रेजेंट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द बजट के जो बजट है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। दो चीजें हैं, देखो, एक तो बजट रिसीट है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे खर्च करना है। तो बजट रिसीट के दो सोर्सेज है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। और बजट एक्सपेंडिचर के भी दो जो है कंपोनेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। तो देखो, टू ब्रॉड कंपोनेंट है बजट रिसीट। बजट रिसीट का मतलब होता है कि कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होगी। तो बजट रिसीट जो है दैट इज द एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। और इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट भी शामिल होती है और कैपिटल रिसीट भी शामिल होती है। और उसी तरह जो बजट एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाती है, जिसको वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसीट व्हिच डू नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। देखो, रेवेन्यू रिसीट होती है कि जो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। और उसी तरह क्या होता है कि रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो ना ही जो गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है, ना ही उसके एसेट की रिडक्शन होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्स रिसीव करती है, तो टैक्स से ना तो लायबिलिटी होती है, ना ही रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है। और रेवेन्यू रिसीट देखो, ये इस तरह की है, ना तो जब भी गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू सोर्स से पैसे रिसीव करती है, तो गवर्नमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी नहीं होती। देखो, जो टैक्स है कंपल्सरी पेमेंट है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेके उसके बदले में काम करना है। तो टैक्स इज ए यूनिलेटरल कंपल्सरी पेमेंट। तो जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, तो ये जो है रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। और उसी तरह क्या होता है कि कोई एसेट के अंदर भी रिडक्शन नहीं करती, क्योंकि जब टैक्स लगा के लोगों से टैक्स रिसीट लेती है सरकार, तो उस तरह से सरकार के कोई एसेट पे जो है एसेट पे जो है वो कम नहीं होते। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोस, ना तो वो लाइबिलिटी जनरेट करती है, ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट जो है
रिड्यूस करती है। तो अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट जो है, एक तो टैक्स रिसीट्स होगी, नॉन टैक्स रिसीट्स होगी। टैक्स रिसीट्स के अंदर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रिसीट के अंदर टैक्स के अलावा जो है शीट हो गया इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ग्रांट्स एंड डोनेशन। फाइन्स के अंदर फाइन्स है, स्पेशल असेसमेंट है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम 2G 3G। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टैक्स रिसीट है, देखो टैक्स जो है कंपल्सरी पेमेंट है, जिसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज लगाया जाता है उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है। और ये जो टैक्स है इनको हम प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, वैल्यू एडेड स्पेसिफिक टैक्सेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है इंडिया के अंदर जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव टैक्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि बर्डन जो है रिच के ऊपर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द पुअर पीपल। जैसे टैक्स रेट जो है 5% फॉर द इनकम बिटवीन रुपीज 2 lakhs to 5 lakhs, और जो जैसे हमारी इनकम 5 lakhs और 10 लाख में आ जाएगी तो 10%। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स की है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है और हमारे पे टैक्स भी जो है बढ़ जाता है, और इसका जो बर्डन है वो रिच के ऊपर ज्यादा होता है, पुअर के अंदर कम होता है। रिग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो है पुअर क्लास के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है एज कम्पेयर टू दी रिच। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो जैसे 2 लाख की जिसकी इनकम है उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है 5%, और जिसकी 10,000 है उसको भी 5%। तो ये रिग्रेसिव टैक्स है, इसका जो बर्डन होता है वो गरीब के ऊपर ज्यादा होता है। वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट भी कह देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जैसे वो वैल्यू एडिशन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लो हमने टिम्बर खरीदा है 5,000 का, फिर हमने उसका फर्नीचर बनाया और वो हमने 20,000 में सेल कर दिया, तो वैल्यू एडेड जो है 20,000 वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट, दैट इज 5,000। तो वैल्यू एडेड है यहाँ पे 15,000 है, तो जितना वैल्यू एडिशन होता है हर स्टेज पे उतने पे टैक्स लगाया जाता है। तो ये वैल्यू एडिशन पे हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो इसकी एक एग्जाम्पल है। स्पेसिफिक टैक्स होता है कि जो उसके यूनिट्स के साइज पे या वेट के हिसाब से या साइज के हिसाब से लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बर्डन भी उसको ही बेयर करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। अगर इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगाया गया है तो मुझे ही उसको पे करना पड़ेगा, उसका बर्डन भी मुझे ही बेयर करना पड़ेगा, इसको मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे मान लो मैं जैसे एक ट्रेडर है उसके ऊपर जीएसटी टैक्स लगाया गया, तो जीएसटी उससे वसूल कर लिया, बाद में जब उसने कस्टमर को सेल किया तो कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। उसका जो इनिशियल बर्डन होता है 1% में होता है, बट वो दूसरे से उसको रिकवर कर लेता है, दूसरे पे उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है, जैसे कि जीएसटी। नॉन टैक्स रिसीट जो होती हैं, जो टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को रिसीट्स प्राप्त होती हैं, जैसे फीस है। अब गवर्नमेंट से हमने सर्विसेज लेनी है तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करने के लिए हम उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज द फीस, फीस होती है। तो ये कमर्शियल सर्विसेज के लिए नहीं है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है हम फीस पे करते हैं। जैसे लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देते हैं, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए फीस पे करते हैं, पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए फीस देते हैं। तो ये फीस से गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है। फाइन्स, देखो फाइन्स होते हैं कि जैसे हम ट्रैफिक रूल्स की जो है उल्लंघना करते हैं तो वहां पे हमारा चालान कट जाता है। तो यहाँ पे फाइन जो होते हैं विच आर मेड बाय द लॉ, मतलब जो लॉ ब्रेकर जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। यहाँ पे जो उद्देश्य होता है वो रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करें। अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं तो वहां पे उनपे फाइन लग जाता है। इस चीट होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बट उनका कोई लीगल जो है सक्सेसर नहीं होता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। तो वहां से जो इनकम प्राप्त होती है वो गवर्नमेंट को होती है, उसको हम चीट कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट होती है कि देखो जहाँ पे गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्हांस हो जाती है, तो उनपे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का उनको भी जो है पेमेंट
मतलब उनको भी उनके मतलब इज दैट पेमेंट व्हिच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोस प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो उनकी वैल्यू की एप्रिसिएशन होती है तो उसके ऊपर स्पेशल असेसमेंट होती है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का डेवलप के अंदर, तो वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर गवर्नमेंट उनसे वसूल करती है। और उसी तरह गवर्नमेंट की जैसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जहां से जो प्रॉफिट्स होता है तो वो गवर्नमेंट जो है को रिसीट मिलती है, तो उसको हम कह देते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज है, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, भिलाई स्टील प्लांट्स है, जो गवर्नमेंट के अपने यूनिट्स है, वहां से जो इनकम प्राप्त होती है। और उसी तरह क्या है कि जैसे इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो भी गवर्नमेंट को काफी सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब नेचुरल कैलेमिटी है, यहाँ पे अर्थक्वेक है या फ्लड है, तो लोग जो है ग्रांट्स और डोनेशंस भेजते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की जो है नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि नाउ वी आर क्लियर विद द रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है ना तो कोई लाइबिलिटी जो है कॉरस्पॉन्डिंग क्रिएट करती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है। तो जो कैपिटल रिसीट्स है इसके हम देखते हैं कि एक तो रिकवरी ऑफ द लोन्स और उसी तरह बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज और अदर रिसीट्स। देखो कैपिटल रिसीट्स होती हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो है या तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनकी रिडक्शन होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है अपनी कोई पब्लिक यूनिट जो है सेल कर देती है, उसका कुछ हिस्सा सेल कर देती है, तो वहां पे गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है, बट गवर्नमेंट के पास जो रिसीट आती है वो कैपिटल रिसीट होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे लोन है, लोन मिला है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए वो कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है या तो वो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है या गवर्नमेंट की एसेट जो है वो कम हो जाती है। तो कैपिटल रिसीट की जो एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे है कि रिकवरी ऑफ द लोन, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब लोन को चुकाती है तो उनके एसेट्स कम हो जाते हैं। और उसी तरह बोरिंग जो है जैसे जनरल पब्लिक से कर सकती है, रिजर्व बैंक से कर सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर सकती है, तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है अपना जो पब्लिक सेक्टर सेल करती है या कुछ हिस्सा जो है उसको प्राइवेटाइज करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां से जो रिसीट होती है तो वहां पे भी एसेट रिड्यूस हो जाता है। तो ये कैपिटल रिसीट की क्या है एग्जांपल है, रिकवरी ऑफ द लोन, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी एंड द अदर रिसीट दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट। और उसी तरह हम देखते हैं कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को कॉप अप कर सके। और जब ये लोन उनसे रिकवर होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के एसेट जो है रिड्यूस हो जाते हैं। और उसी तरह जब बोरिंग करती है तो उससे लायबिलिटी भी क्रिएट होती है, और डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे एसेट भी कम होते हैं। अब हम देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे अभी हमने स्टडी किया बजटेड रिसीट, जिसके दो दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट। बजटेड एक्सपेंडिचर का मतलब जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो इसकी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के साथ है। और ये भी जो है दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका भी ये मतलब है कि जो सरकार के लिए कोई एसेट नहीं क्रिएट करता, जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है, सैलरीज और स्कॉलरशिप देती है। देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना तो एसेट क्रिएट करता है और ना ही कोई गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो जो है उसको जो है उसके अंदर रिडक्शन होती है। जैसे यहाँ पे ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि स्टेट जो है नेचुरल कैलेमिटी के साथ कॉप अप कर सके। तो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, तो इससे क्या है कि देखो ना तो कोई एसेट होता है ना ही रिडक्शन इन दी लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेज, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसी तरह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए फिस्कल ईयर, या तो वो एसेट क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी होती है उसके अंदर रिडक्शन करते हैं। इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। और इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जैसे गवर्नमेंट जो है एसेट जैसे खरीदती है, एक्सपेंडिचर ऑन दी लैंड एंड बिल्डिंग और ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, या गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक कंपनी के या कोई इंटरनेशनल कंपनी के शेयर खरीदती है। और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह हम देखते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर।
देखो, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर होता है कि जो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के ऊपर किया जाता है, और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को मतलब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स और प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, और ना ही जो गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है वो भी इनके साथ नहीं जुड़ी होती। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और उसी तरह जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे फिस्कल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे होते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके चलना, कि जितना रेवेन्यू है उसके मुताबिक एक्सपेंडिचर करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स विदड्रॉ कर लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है अब पब्लिक सेक्टर से धीरे धीरे करके उसका जो शेयर है गवर्नमेंट का वो सेल करना शुरू करती है। और उसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स देती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, चाहे उनमें से कुछ ग्रांट जो है एसेट क्रिएट करती है। और रेवेन्यू बजट जो है रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाता है, और जो कैपिटल बजट है वो कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाता है।